आज सहसंयोजक आबंध से संबंधित, क्योंकि बॉन्ड से संबंधित बहुत सारी कुछ थ्योरीज हमने पढ़ ली हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सहसंयोजक बंध के बारे में लगभग पूर्ण जानकारी हो गई होगी कि किस तरीके से बॉन्ड हमारा बनता है। ठीक, तो उसी सहसंयोजक बंध से संबंधित कुछ शब्दावली हैं, है ना। शब्दावली मतलब ये हुआ कि बॉन्ड से संबंधित कुछ शब्द हैं जो बार बार जब हम और आगे को पढ़ेंगे तो वो शब्द इस्तेमाल होंगे। बॉन्ड से संबंधित जब भी हम प्रश्न करेंगे या बॉन्ड से संबंधित और भी कुछ बातों को सीखेंगे तो उनमें वो शब्द बार बार आपको आएंगे। तो वो शब्द क्या हैं उनको आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको मिला करके फिर हम उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड की अगली थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे हमने वैलेंट बॉन्ड थ्योरी पढ़ी तो फिर हम अगली नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी। ठीक, तो उससे पहले हम कुछ शब्दावली बॉन्ड से संबंधित सीख रहे हैं। जैसे पहला हमने शब्द लिखा है, यह है आबंध लंबाई। कि आबंध लंबाई क्या होती है, आबंध लंबाई से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना। आबंध लंबाई जैसे आपको पता है और हम सिंपल सा अगर बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हमने बनाया। अब हमने कई तरीके से बॉन्ड बनाना सीख लिया है। हाइड्रोजन बॉन्ड को आप देख रहे हैं तो आप कैसे बनाते हो, इस तरीके से आप हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाते हैं, है ना। ये हमने किसमें सीखा था, लुईस स्ट्रक्चर्स में सीखा। इस तरीके से हम हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते ना, ये शेयरिंग करके बनाते हैं। फिर आपने कैसे दिखा दिया, इसको ऐसे दिखा दिया। ठीक, फिर एक तरीका अभी हमने और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सीखा वो क्या सीखा था, वो हमने ऐसे सीखा। ठीक है ना। ये माना दो एस के कक्षक हैं, इस तरीके से उनका ओरिएंटेशन होना चाहिए। और ये दोनों जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो कैसे बना लेंगे, वो इस प्रकार से बॉन्ड। ये कौन बता रहा है, ये हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा है। ठीक है ना। किस में पढ़ा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा। ठीक, ये हमने किस में पढ़ लिया, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से पढ़ लिया। ठीक है ना, इस तरह से बॉन्डिंग होती है। अब इसके आधार पर हम क्या कह रहे हैं कि आबंध लंबाई क्या होती है, जब दो ऐसे जो अर्ध कक्षक होते हैं, किसी भी परमाणु के जो अर्ध पूरित कक्षक होते हैं वो आपस में बॉन्ड बना देते हैं। बॉन्ड बना करके क्या बना रहे हैं, अणु का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया, अणु का निर्माण करते हैं। तो अणु बनने के बाद क्या होता है, जैसे माना हमने ये दो हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक, दो हाइड्रोजन परमाणु को मिला करके हमने हाइड्रोजन का अणु बना दिया। तो एक हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक से दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक, ठीक है, तो इसके बीच तक की जो दूरी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है ना, मतलब उसके बॉन्ड बनने के बाद, जब बॉन्ड बन जाता है ना, तो बॉन्ड बनने के बाद ये जो दोनों के नाभिक हैं, इन नाभिकों की जो बीच की दूरी होती है वही दूरी क्या कहलाती है, उनकी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। ठीक है, वही क्या होती है, इनकी दोनों के नाभिकों की दूरी। अब इसकी ये दूरी आपने पहले भी पढ़ी थी ना, किसमें, जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था परमाणु की त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक, तो उसको परमाणु की त्रिज्या भी हमने वहां पर कहा था। तो यहाँ पर उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, उसको बॉन्ड। ठीक हो गया। तो इसकी अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो हम क्या लिख देंगे कि इसको अगर हमको डेफिनेशन लिखनी है तो किसी अणु में क्या लिखेंगे हम, किसी अणु में जो आबंधित परमाणु है, आबंधित परमाणुओं के नाभिकों की, आबंधित परमाणु के नाभिकों के बीच की साम्यावस्था दूरी, साम्यावस्था दूरी को आबंध लंबाई कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा। ठीक है, तो कोई भी अगर अणु बनता है तो उस अणु को बनने में जितने भी परमाणु संयोग करते हैं उन परमाणुओं के बीच, दोनों नाभिकों के बीच की जो दूरी होगी उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, आबंध लंबाई कहते हैं। ठीक, अब ये सबके लिए अलग अलग होती है। इसको हम कैसे मापते हैं, इसको जैसे हमने बताया था कि जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स होती हैं
और इसके अलावा एक्सरे विवर्तन मेथड होती है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड होती है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन मेथड्स कहते हैं। उनके द्वारा, उन विधियों के द्वारा इस दूरी को मापा जाता है। ठीक है, अब सामान्यतया ये जब दूरियां एक्सपेरिमेंटली इनको माप लिया जाता है तो फिर हम उन्हीं को स्टैंडर्ड मानते हैं, उन्हीं को हम याद करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन एकल बंध की जो दूरी होती है, बॉन्ड लंबाई जो होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। ठीक है, अच्छा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो होती है वो 133 होती है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की 120 पिकोमीटर होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की 74 पिकोमीटर होती है। जब दो हाइड्रोजन परमाणु जैसे बने हैं ना, दो हाइड्रोजन परमाणु, इनके बीच की जो दूरी होती है, इनकी बॉन्ड लेंथ अगर हम देखेंगे तो वो 74 पिकोमीटर होती है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की क्या होती है, 96, कार्बन ऑक्सीजन की होती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की होती है 143, कार्बन डबल बॉन्ड की होती है 121। ठीक, अब एक चीज इसमें अगर आप देखें गौर से, अगर आप इसमें अंदाज करें, अब क्या देख रहे होंगे कि जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की 154 पिकोमीटर है, ठीक है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की 133 पिकोमीटर है, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जाते हैं तो वो 120 पिकोमीटर आती है। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ती है ना, किसी भी अणु में जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ती है, मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में जब आप जाते हैं तो वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बॉन्ड लेंथ का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेगा, बॉन्ड यदि बढ़ेंगे तो इसका मतलब जो जितने भी परमाणु होंगे ना, उनके नाभिक क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे के और नजदीक आ जाएंगे। ठीक, जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेंगे परमाणु क्या होंगे, परमाणु के नाभिक और नजदीक, मतलब और ज्यादा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब ऐसे में और क्या चीजें बढ़ेंगी, देखना आप, जब परमाणु के नाभिक नजदीक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, अब ऐसे अणु को यदि आप तोड़ना चाहेंगे तो फिर क्या आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, तो इसी से संबंधित दूसरी परिभाषा इसमें क्या आती है, उसको हम कहते हैं आबंध ऊर्जा। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, उसका नाम है आबंध ऊर्जा। तो आबंध ऊर्जा का मतलब क्या परिभाषा बनाएंगे हम, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यहीं से बन गई ना परिभाषा, बंध को तोड़ने के लिए, और कौन सी स्टेट में होता है ये, गैसियस स्टेट में, बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। ठीक है, कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में, ये ध्यान रखना आप के लिए, गैसियस स्टेट में तोड़ने के लिए, गैसियस स्टेट में आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं हम, बंध ऊर्जा कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, बंध ऊर्जा। ठीक है ना, तो बंध ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, देख रहे हैं आप, इस पर कर रही है टाइप ऑफ बॉन्ड्स पर, है ना। जैसे जैसे बॉन्ड्स की संख्या बढ़ेगी, मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड जाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे बॉन्ड्स की संख्या बढ़ेगी तो बॉन्ड ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, देखिए एक उदाहरण से इसको समझिए, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये भी गैसियस स्टेट में है। जब हाइड्रोजन के अणु को यदि हम तोड़ते हैं और ये गैसियस स्टेट में जाता है तो यहाँ पर हमको कितनी ऊर्जा चाहिए होती है, 435.8 किलो जूल पर मोल की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के अणु को तोड़ते हैं। हाइड्रोजन के अणु को कैसे तोड़ेंगे, हाइड्रोजन के अणु तोड़ने का मतलब आप जब इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो इस बॉन्ड को तोड़ते समय इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, O2 है, इसको भी जब आप तोड़ते हैं तो ये 498 किलो जूल पर मोल की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है जब आप ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ते हैं। ये होता है ना ऑक्सीजन, इसको यदि आप ब्रेक करेंगे तो आपको इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, जब आप N2 के बॉन्ड को तोड़ते हैं, यानी N में कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, N ट्रिपल बॉन्ड N है, जब आप N2 को तोड़ते हैं तो N2 को तोड़ने में जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वो कितनी है, 946 किलो जूल पर मोल। देख रहे हैं आप, अभी मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे बॉन्ड
आपके बढ़ते जाएंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, तो ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो वो यहाँ पर आपको दिख रहा, देखो सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में 435 किलो जूल की ऊर्जा लग रही है, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 498 किलो जूल की ऊर्जा लगेगी, और ट्रिपल बॉन्ड को यदि आप तोड़ते हैं तो वो 946 किलो जूल की ऊर्जा लगती है। ठीक है, तो दो शब्द हमने सीख लिए, कौन से, पहले हमने सीखी आबंध लंबाई और दूसरा आबंध ऊर्जा। ठीक, अब अगले वाले में जाते हैं।